हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं बता दूं कि यहां से आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप 35 में 35 सही करके आएंगे। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में 400 प्लस लाने हैं और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, तो देखिए 400 प्लस कैसे आएंगे। तो आपको सबसे जरूरी है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उनका सारा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये होगा कैसे, जब आप प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे। अगर प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो निश्चित आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। लो तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। वृषण से होती है कि अंडाशय से होती है कि शुक्राणु से होती है कि वृक्क से होती है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है वृषण। याद रख लीजिएगा कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होता है वो कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है वृषण से। और इसके साथ भी आप लोग को याद रखना है वृषण के बारे में 3-4 लाइन बता रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला बात याद रखिएगा कि वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। पहला बात याद रख लीजिएगा। दूसरा बात आपको याद रखना है कि यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह नर का क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग। अगर पूछा जाए कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है तो आपको बताना है वृषण। और वृषण क्या उत्पन्न करता है, तो शुक्राणु। और मैं बता दूं कि इसकी लंबाई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। तो 4 में एक्स्ट्रा बताया। देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन इसलिए बताता हूं ना ताकि आप एग्जाम में बैठें तो आपको याद आ जाए और आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। तो वृषण में क्या याद रखना है कि वृषण नर हार्मोन की उत्पत्ति करता है और क्या हार्मोन शुक्राणु का उत्पादन करता है। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखिए क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2024 में क्या किया गया था, पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या है। सहेली क्या है, गर्भधारण की मुख्य गोली है, नॉन एस्टेरॉयडल गोली है, या मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है, और बी और सी दोनों। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि यह जो गोली होती है वो नॉन एस्टेरॉयडल गोली होती है और यह मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली होती है। और ये कैसे खाई जाती है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये सप्ताह में एक बार खाई जाती है, इसीलिए इसको साप्ताहिक गोली भी कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है कि इसे साप्ताहिक गोली के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। एक और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। इसका निर्माण किया था CDRI ने। CDRI का फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ है, तो आप लोग को याद रखना है लखनऊ में। तो सहेली गोली का निर्माण कहाँ किया गया था, लखनऊ में। किसके द्वारा, तो CDRI के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कुछ रोगों की शीघ्र और सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, उसके लक्षण दे के पहचान नहीं कर सकते हैं। तो उनको पहचान करने में किसका उपयोग करते हैं, रसायनों का करते हैं कि कल्चर का करते हैं कि एलिसा का, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला एलिसा का करते हैं। और एलिसा के द्वारा एक और जांच होती है जिसका नाम है क्या चीज, एड्स की जांच होती है। या कोई भी बीमारी जो शुरुआती हो रहा है लेकिन उसकी लक्षण की जानकारी हमें नहीं हो रहा है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, एलिसा का। और एलिसा के द्वारा एड्स का भी पता हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन पशुपालन में शामिल नहीं है। मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है और कार्बनिक खेती है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। देखिए मधुमक्खी पालन में हम लोग क्या करते हैं, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का रख रखाव ही क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, पशुपालन हुआ। देखिए कुक्कुट पालन में क्या करते हैं, कुक्कुट पालन में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे जीवों को पालते हैं जिससे मांस भी प्राप्त हो जाता है और उससे अंडा भी प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन। और मत्स्य पालन में किसका पालन करते हैं,
तो मछली का पालन करते हैं, वो भी किसके लिए, तो मछली के तेल के लिए और उसके क्या, उनसे मांस प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा। कार्बनिक खेती का परिभाषा आप लोग देंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है, तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग बता के जरूर जाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। इरावली है, इंडो बर्मा है, पश्चिमी घाट है और बी और सी दोनों है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी और सी दोनों होने वाला है, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने हैं, तो 34 है। आपको ध्यान रखना है, जिसमें से भारत में कितना है, तो 3 है। और इन 3 में से कौन कौन है, तो इंडो बर्मा भी है, पश्चिमी घाट भी है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर। एग्जाम में अगर कभी पूछ दे कि हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो हॉट स्पॉट क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पे जीवों की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। और पूरे भारत में कितने हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट, पूरे विश्व में हैं 34 और भारत में कितने हैं, तो 3 हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व में वर्तमान में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, 16 है, 25 है और 34 है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब कितना होने वाला, 34। पहले कितना था, तो 25 था और बाद में 9 ऐड किया गया, तो इसकी संख्या कितना हो गया, तो 34 हो गया। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, इसमें से दे रखा है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है, वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजुआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला एकल कोशिका प्रोटीन है। और याद रखिएगा, इसका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और देखिए अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, इससे हम लोग को ऑक्सीजन भी मिल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और देखिए आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करिए। काहे कि आपकी एक लाइक से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक करके जाइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की, अरविंद खुराना ने की, कि एस कोहेन और एच बायर ने की, सटन एवं बोबेरी ने की, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है एस कोहेन और हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक ने 1972 ईस्वी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या किए थे, खोज किए थे। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ओजोन परत किस प्रकार की किरण से वायुमंडल में है, इंफ्रारेड किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण, एक्सरे किरण, गामा किरण। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, गामा किरण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव से हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट, PAN, SO2 और स्मॉग। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट की क्या त्रासदी से भोपाल में क्या हुआ था। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को किसने दिया था, फ्रेडरिक मेसर, वाटसन एवं क्रिक और दोनों इनमें से क्यों नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में क्या किया था, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को क्या किए थे, दिए थे। ये सन भी आप लोग को याद रखना है, और याद रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बंगाल के आतंक के नाम से किसे जाना जाता है, बांसको की जलकुंभी को। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जलकुंभी होने वाला है। जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जुखाम होता है रेट्रो वायरस से होता है, कि फेज वायरस से होता है, कि राइनो वायरस से होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है राइनो वायरस। राइनो वायरस से क्या होता है, तो सामान्य जुकाम होता है। और सामान्य जुकाम में क्या होगा, आपको खांसी आएगा, आंख लाल लाल हो जाएगा, आंख से पानी गिरेगा, नाक से पानी गिरेगा, तो उसको हम लोग सामान्य जुकाम कहते हैं। ये गलत लिखा हुआ है तो इसको बीजांड लिख लीजिएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, फल बनाता है, फूल बनाता है, बीज बनाता है, बीज पत्र बनाता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बीज होने वाला है। जो बीजांड जो है विकसित होता है तो क्या बनाता है, बीज बनाता है। लेकिन वही अंडाशय जो विकसित होता है, तो अंडाशय से क्या बनता है, तो आप लोगों को याद रख लेना है, फल बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। ए कोशिका नाम है, बी कोशिका नाम है, टी कोशिका, बी कोशिका, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है बी कोशिका। बी कोशिका क्या बनाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और वह एंटीबॉडी क्या करते हैं, किसी भी बीमारी से लड़ने में हमें क्या करते हैं, मदद प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक स्थानांतरित ऊर्जा है, 5% है, 10% है, 20% है, 15% है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 10% है। 10% ही क्या करता है, ये एक से दूसरे में कितने प्रतिशत ऊर्जा ट्रांसफर होता है, 10% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी, डेमोग्राफी, बायोलॉजी, कैलीग्राफी। तो मैं बता दूं कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम संक्रमण अवस्था होती है स्पोरोजाइट, और यही राइट जवाब है। देखिए होता क्या है कि जब मच्छर कोई होता है, वो भी कौन सा मदर मच्छर, सुनिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर हम लोग को क्या करती है, काटती है। तो उस समय स्पोरोजोइट के रूप में, किस रूप में, स्पोरोजोइट के रूप में हमारे शरीर में एंट्री करते हैं, और वह सीधे पहुंच जाते हैं लीवर में। कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर में। और लीवर में पहुंचने के बाद कौन पहुंच जाते हैं, प्लाज्मोडियम। याद रखिए कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्रवेश करते हैं स्पोरोजोइट के रूप में, कौन, प्लाज्मोडियम, और सीधे पहुंचते हैं लीवर के पास, और लीवर के पास अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये सीधे अटैक करते हैं आरबीसी पर, और जैसे आरबीसी पर अटैक करते हैं तो एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या निकलता है, हीमोजोइन निकलता है। और हीमोजोइन जैसे निकलता है तो हमें कपकपी लगकर बुखार आती है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए, मादा एनाफिलीज मच्छर जैसे हम लोग को काटती है तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जाते हैं तो अपनी संख्या कहाँ बढ़ाते हैं, तो याद रखिएगा कि आरबीसी में। और जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो किस पर अटैक करते हैं, तो आरबीसी पर। और आरबीसी पर अटैक करते हैं तो क्या निकलता है, हीमोजोइन निकलता है। ये 3-4 क्वेश्चन में यहां से बताया जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन प्रारंभन कोडोन है, यहां पे कोडोन दीजिएगा, AUG है, GUG है, AUG GUG, UAA UAG, UAA UG है। तो मैं बता दूं कि प्रारंभन कोडोन का काम करते हैं कौन, AUG और GUG, याद रखिएगा। अगला क्या है, मेंडल का द्वितीय नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र नियम से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला बी नंबर। कौन सा होने वाला, पृथक्करण का नियम, ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और हमें भरोसा है कि आप लोग पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।